Hello friends, good morning all of you, and today we are going to start the next part of first chapter. बच्चों इससे पहले हमने एक पार्ट पढ़ लिया है फिजिक्स का और फर्स्ट पार्ट में हमने पहले वैद्युत आवेश के विषय में पढ़ा, वैद्युत आवेश के प्रकार पढ़े और वैद्युत आवेश के प्रकार के बाद में हमने पढ़ा आवेश के मात्रक के विषय में। ठीक है, अब आज हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक है आपके आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म, आवेशों के गुणधर्म। अब देखिए आवेशों के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। आवेशों के गुणधर्मों में हमने सबसे पहला गुणधर्म है वो है हमारा आवेशों के गुणधर्म में आवेशों की योज्यता का गुण। पहला गुण क्या है? आवेशों की योज्यता का गुण। योज्यता का गुण। अब ये आवेशों की योज्यता का गुण होता क्या है? देखिए, मान लीजिए कोई भी वस्तु, ये कोई भी वस्तु, ठीक है, इस वस्तु में बहुत सारे आवेश स्थित हैं। मान लीजिए एक हमने पढ़ा था आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश भी हो सकते हैं और ऋणावेश भी। तो वस्तु में +2 कूलम, +3 कूलम, +4 कूलम, -5 कूलम, ऐसे आवेश। ठीक है, धनावेश भी हो सकते हैं, ऋणावेश भी हो सकते हैं। तो इस वस्तु में जैसे मैंने 4 आवेश मान रखे, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम और -5 कूलम। तो इस वस्तु का या इस निकाय का जो कुल आवेश होगा इन सभी आवेशों के योग के गुणनफल के बराबर होता है। इसे ही हम कहते हैं आवेशों की योज्यता का गुण। मतलब इस वस्तु का कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? 2Q + 3Q + 4Q, ये माइनस का है, -5Q। कितना हो जाएगा? Q बराबर 3 और 2 5 और 4 9 में से 5 जाएंगे तो 4 कूलम। ये इसका कुल आवेश हो गया। ठीक है, तो आवेशों की योज्यता का गुण क्या होगा? इस गुण के अनुसार किसी वस्तु का कुल आवेश उस वस्तु में उपस्थित सभी आवेशों के कौन से योग के बराबर होता है? बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे ही कौन सा गुणधर्म कहते हैं? हम आवेशों की योज्यता का गुण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे गुणधर्म की। नंबर 2, दूसरा गुणधर्म होता है बच्चों आपके आवेशों की निश्चरता का गुण। आवेशों की निश्चरता का गुण। निश्चरता, निश्चरता भी कह सकते हैं, इसको निश्चितता भी कहते हैं, ध्यान रखना। निश्चरता या निश्चितता का गुणधर्म, ये गुण। अब देखो आवेशों की निश्चरता का गुण क्या होता है। ठीक है, अब देखो आवेशों की निश्चरता के गुण में मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, ए, इस पर आवेश है मान लीजिए 5 कूलम। अभी तो है ये विराम अवस्था में। कौन सी अवस्था में है? विराम अवस्था में। अब मैं इसको गति करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं? गति करवा रहा हूं। ये वही वस्तु है, ये अब है गतिशील अवस्था में। कौन सी अवस्था में? गतिशील अवस्था। इसमें भी इसका आवेश वही है 5 कूलम। मतलब किसी वस्तु को हम गति करवाते हैं तो गति करवाने पर उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जितना आवेश का मान उसकी विराम अवस्था में होता है उतना ही आवेश किसमें होता है? उसकी गतिशील अवस्था में होता है। या सीधी सी बात मैं कहूं कि किसी भी वस्तु के आवेश पर उसकी गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जितना आवेश उसकी विराम अवस्था में होगा उतना ही आवेश उसकी गतिशील अवस्था में होगा। इसे हम कौन सा गुणधर्म कहते हैं? आवेशों की निश्चरता का गुणधर्म, अर्थात Q। Q विराम अवस्था बराबर Q कौन सी अवस्था? गतिशील अवस्था। ये कौन सा गुणधर्म हो गया? दूसरा गुणधर्म।
आवेशों की निश्चलता का गुणधर्म क्या होता है? किसी भी वस्तु के आवेश पर उसकी गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वस्तु की विराम अवस्था में आवेश का मान वस्तु की गतिशील अवस्था में आवेश के मान के बराबर होता है। यही कौन सा गुणधर्म होता है? आवेशों की निश्चलता का गुणधर्म होता है। ठीक है, ये हो गया आपके दो गुणधर्म। इसके बाद में आता है आपका तीसरा गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म है आपके आवेश संरक्षण का गुणधर्म। आवेश संरक्षण का गुणधर्म। जैसे हमने इससे पहले पिछली कक्षा में पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का गुण तथा ऊर्जा संरक्षण का गुण, उसी तरीके से है सेम। जैसे ऊर्जा संरक्षण का गुण के नियम पढ़ा था ना हमने, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है कि ऊर्जा को न तो हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल क्या करते हैं, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं। यही था ना ऊर्जा संरक्षण का नियम। उसी प्रकार आवेश संरक्षण का गुणधर्म क्या होता है कि आवेश को न तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफर कर सकते हैं या स्थानांतरित कर सकते हैं। अर्थात किसी भी निकाय होता है, उस निकाय का जो कुल आवेश होता है सदैव संरक्षित रहता है। इसे ही आवेश संरक्षण का गुणधर्म कहते हैं। जितना आवेश पहले था उतना ही आवेश बाद में रहेगा, मतलब आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे ही हम आवेश संरक्षण का गुणधर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया है एक 92 U 238 प्लस 0N1। आगे पढ़ेंगे, वैसे थोड़ा बहुत बता भी दिया था 11th में। ये कोई यूरेनियम का नाभिक है। यूरेनियम में 92 कितने होते हैं, प्रोटॉन, मतलब इस पर आवेश कितना हो जाएगा, 92 कूलम मैं मान लेता हूं। ठीक है, 92 प्रोटोनों के बराबर आवेश है इसमें। अब जैसे ही इसको ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है तो ये दो भागों में टूट जाता है। एक तो 90 थ्योरियम 234 और एक टूट जाता है ये 2He4, एक हीलियम कण के रूप में टूट जाता है। तो टूटने के बाद में भी इसमें 92 90 तो इसमें हो गए प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन ये हो गए, तो कितने हो गए, वही वापस 92 आवेश, 92 कूलम हो गया आवेश। ठीक है, जितना आवेश पहले था उतना ही आवेश क्या रहा, बाद में रहा। तो आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। किसी भी विलगित निकाय का जो आवेश होता है वो सदैव संरक्षित रहता है। जितना आवेश पहले था उतना ही आवेश बाद में रहता है। ठीक है, यही आवेश संरक्षण का गुणधर्म है। मतलब आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं बताऊं। जैसे एक तो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इसका एंटीकण होता है पॉजिट्रॉन E+। ये तो इलेक्ट्रॉन होता है, ये पॉजिट्रॉन। दोनों को हम क्रिया करवाते हैं तो दोनों की क्रिया के फलस्वरूप एक विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग गामा। ये इस पर ऋणावेश है, इस पर धनावेश। दोनों को हम मिला देंगे तो दोनों उदासीन हो जाएंगे। उदासीन का मतलब कुछ भी आवेश नहीं बचेगा। अब दोनों को क्रिया करवाने के बाद में जो गामा तरंग प्राप्त होती है या गामा कण प्राप्त होता है वो भी कैसा प्राप्त होता है हमको, उदासीन। मतलब जितना आवेश पहले था उतना ही बाद में प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब आवेश क्या रहता है, संरक्षित। आवेश को नहीं तो हम नष्ट कर सकते, ना ही उत्पन्न कर सकते। यह आवेश का तीसरा गुणधर्म हो गया, आवेश संरक्षण का गुणधर्म। इसके बाद आते हैं हम चौथे गुणधर्म पर, जो कि इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, आवेशों के क्वांटमीकरण का गुणधर्म। आवेशों के क्वांटमीकरण, आवेशों के क्वांटमीकरण का गुणधर्म। अब आवेशों की क्वांटमीकरण का गुणधर्म क्या होता है, देखो क्वांटम जो शब्द होता है उसके आधार पर ये क्वांटमीकरण का गुणधर्म बना। अब आवेशों का क्वांटमीकरण का गुणधर्म क्या होता है कि जितने भी आवेश होते हैं सभी वो मूल आवेश E के पूर्णांकी गुणज होते हैं। किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है Q, वो मूल आवेश का क्या होता है, पूर्णांकी गुणज, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस NE। Q क्या है, किसी वस्तु पर आवेश, ये कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर जो आवेश का मान होगा ना Q, वो
प्लस माइनस एन, मूल आवेश ई के पूर्णांक गुणज के रूप में होगा। यहाँ पे जो एन है, यहां एन बराबर होता है प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, पूर्ण संख्या के रूप में होगा। और ई बराबर क्या है, मूल आवेश। इसका मतलब क्या समझे कि किसी भी वस्तु या निकाय का जो कुल आवेश होता है वो सदैव मूल आवेश का पूर्णांकी गुणज होता है, मतलब पूर्ण संख्या के रूप में होगा आवेश। जैसे आवेश हो सकता है क्यू बराबर प्लस माइनस एक कूलाम, प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, या मैं सीधी सी बात कहूं आपको, सीधी सी बात मैं समझाना चाहूं, मतलब आवेश का मान ना तो पॉइंटों के रूप में होगा ना ही बट्टे के रूप में होगा। सीधी सी बात ये समझ लो, जैसे आवेश होगा या तो होगा मान लीजिए 5 कूलाम हो गया, 10 कूलाम हो गया, प्लस का भी हो सकता है 20 और माइनस का भी हो सकता है। मतलब आवेश एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 100 तक कहीं पे भी चले जाओ, 100 200 1000 लाख जितने भी हैं, ठीक है। लेकिन आवेश का मान पॉइंटों के रूप में नहीं होगा। जैसे पॉइंटों का मतलब होता है आप 1.5 हुआ, 2.5, 1.6, 7.8 या 3/2 बटे के रूप में भी नहीं होगा, ना पॉइंटों के रूप में होगा। ठीक है, आवेश का मान सदैव पूर्ण होता है। ठीक है, यही आवेशों के क्वांटमीकरण का गुणधर्म है। ठीक है, मतलब डिफाइन कैसे करेंगे, किसी भी वस्तु या निकाय का जो कुल आवेश होता है वो मूल आवेश ई का पूर्णांकी गुणज होता है, यही आवेशों के क्वांटमीकरण का गुणधर्म कहलाता है। ठीक है, ये आवेशों के गुणधर्म हो गए 4। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद में कूलाम का नियम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कूलाम का नियम। जैसे हमने 11th क्लास में एक नियम पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ध्यान है किसी को? गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या आया था, एफ बराबर, ध्यान है किसी को, एफ बराबर m1 m2 अपॉन r, सॉरी g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही आया था ना। दो वस्तुओं के मध्य या दो कणों के मध्य या दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, जिसका मान आया था एफ बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल G क्या था यहाँ पे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब यहाँ पे जो बल लगेगा वो हम बल किसके मध्य की बात करेंगे, आवेशों के मध्य, क्योंकि हम आवेश के विषय में पढ़ रहे हैं। तो कूलाम का नियम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कूलाम का नियम। और कूलाम ने किसके विषय में बताया, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के विषय में। दो आवेश है, मान लीजिए एक आवेश ये है Q1 और ये है Q2, और दोनों के मध्य की दूरी है R। ठीक है, दो आवेश है, एक का मान मैंने मान लिया Q1 और दूसरे का मान लिया Q2। तो दोनों के मध्य में जो बल लगेगा वो बल क्या होगा, बल के विषय में वो कूलाम ने बताया था, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम ने ये नियम दिया था सन 1785 में। कूलाम ने कब दिया था ये नियम, 1785 में। और कूलाम ने क्या बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, स्थिर आवेश है ये, गतिशील नहीं है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। पहले आवेश का परिमाण Q1 और दूसरे का Q2, तो गुणनफल के समानुपाती, अर्थात F समानुपाती Q1 इंटू Q2 समानुपाती, तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उनके मध्य की दूरी क्या है, R, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/r²। ये बताया कूलाम ने। क्या बताया कि किन्हीं दो, कूलाम ने कब दिया था ये नियम, 1785 में। और इन्होंने क्या बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कौन सा नियम कहलाता है, कूलाम का नियम। अब ये जो बल लगता है वो कोई सा भी बल हो सकता है, आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, क्योंकि आवेश कोई सी प्रकृति के हो सकते हैं। मान लीजिए एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, तो आकर्षण बल लगेगा। मान लीजिए दोनों ही समान प्रकृति के, दोनों ही धनावेशित है या दोनों ही ऋणावेशित है, तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो बल कोई सा भी लग सकता है यहाँ। तो कूलाम के नियम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती
तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं एफ समानुपाती ये और दोनों को कंबाइंड रूप में लिखेंगे इन कंबाइंड फॉर्म। क्या आ जाएगा, एफ समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। या एफ बराबर समानुपाती का चिन्ह उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। समीकरण जो 3 है वो कूलाम के बल को दर्शाता है, जो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है। ठीक है, अब यहां पे जो के है वो के क्या है, जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण बल में जी पढ़ा था ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, वैसे के समानुपातिक नियतांक है। के कौन सा नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, के को हम कहते हैं, देखो यहां के, यहां के क्या है, समानुपातिक नियतांक, जिसका मान के बराबर होता है, इसको हम 1/4πε0 या 9 × 10⁹ और इसका मात्रक होता है, के का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ये के का मान होता है। ठीक है, के समानुपातिक नियतांक है, जिसका मान 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, या के का मान 9 × 10⁹ भी लिख सकते हैं, जिसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अब ये मात्रक कैसे निकाला, देखो मात्रक हम इस सूत्र से आसानी से निकाल सकते हैं। यदि हम के का मान निकालना चाहें तो इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एफ तो इससे गुणा हो जाएगा और के एक से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बराबर के Q1 Q2। के निकालेंगे तो एफ आर स्क्वायर बटे Q1 Q2 नीचे आ जाएगा, तो के का मान निकालेंगे तो एफ बल का न्यूटन, आर स्क्वायर दूरी का क्या, तो मीटर का स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे Q1 Q2, कूलाम और कूलाम स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहां पे एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान भी फिक्स होता है, इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.86 या 5 भी यूज में लेते हैं गुणा 10⁻−12। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखो 1/4πε0 का मात्रक है ना, ये एप्सिलॉन नॉट का निकालेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, तो कूलाम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ठीक है, तो ये हो गया कूलाम का नियम, किसके लिए है, कूलाम का नियम हो गया, ये निर्वात के लिए हो गया, ये ध्यान रखना। अब निर्वात की बात हो तो के की जगह हम 1/4πε0, अतः इक्वेशन 3 से क्या लिख देंगे, इक्वेशन 3 से F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो समीकरण 4 आया है बल, वो किसके लिए आया है, निर्वात के लिए। किसके लिए आया है, निर्वात के लिए। दिख नहीं रहा है इसमें, देखो मैं यहां लिख देता हूं, दूसरी जगह ऊपर लिख देता हूं, इसको यहां लिख देता हूं, इनको मिटा देता हूं। अब समीकरण 3 में मैं के का मान लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 3 से F बराबर, अब ये निर्वात के लिए है तो निर्वात के लिए F0 भी लिख सकता हूं, F0 बराबर के की जगह 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। ये निर्वात के लिए होगी कंडीशन।
अब यदि ये दोनों आवेश, जो दोनों आवेशों के मध्य हम बल निकाल रहे हैं, वो दोनों आवेश किसमें हो, माध्यम में। मैं लिख देता हूं, यदि दोनों आवेश कहां स्थित हो, माध्यम में, माध्यम में स्थित हो, तो बल क्या हो जाएगा, एफ एम, माध्यम के लिए एम मतलब मीडियम के लिए, एम का मतलब मीडियम, माध्यम को, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, केवल एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट तो निर्वात की विद्युतशीलता थी, और ये एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन बराबर क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, ये आपके हो गया कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं इससे रिलेटेड। अब देखो, आप इसमें एक चीज और पूछ लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। वो क्या है कि ये जो है निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, इसका मान पूछ लेते हैं। मान आपसे पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। मान बता दोगे। आगे अगर यदि इसका विमीय सूत्र पूछ लिया जाए तो क्या होगा, विमीय सूत्र एप्सिलॉन नॉट, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र हम निकालते हैं हमेशा सूत्र की सहायता से। किसकी सहायता से निकालते हैं, सूत्र की सहायता से। जैसे सूत्र ये दे रखा ना इसका, सॉरी मात्रक, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो इसकी सहायता से हम निकाल लेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। तो कूलाम का क्या होता है, विमीय सूत्र हमने निकाला था इससे पहले, m0 L0 A1 T1, यही था ना कूलाम का, स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर कर दिया मैंने, बटे न्यूटन बल का क्या होता है, M1 L1 T-2 इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर दूरी का क्या होता है L2, केवल L2, सॉरी L है, दूरी का L, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, इसका स्क्वायर हो रहा है तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही, L0 A2 T2 बटे नीचे क्या आ जाएगा, M1 L1 और L2 L1 कितना हो जाएगा, L3 और T-2। अब इनको और सॉल्व कर दीजिए। M0 है, नीचे M1 है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा M-1, L3 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा L-3। अब T-2 तो नीचे है, T2 ऊपर है, ये भी ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो T4 और A2। ये किसका विमीय सूत्र हो गया, एप्सिलॉन नॉट का। तो विमीय सूत्र निकालना आपको आना चाहिए, विमीय सूत्र इंपॉर्टेंट है। 11th में भी हमने पढ़ा था विमीय सूत्र निकालना, और 12th में एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते हैं बोर्ड की एग्जाम में कि फलानी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। तो विमीय सूत्र निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपके कूलाम का नियम। इसके बाद में, हाँ, इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है परावैद्युतांक। कूलाम के नियम के बाद में क्या आता है, परावैद्युतांक। अभी हमने पढ़ा था कूलाम का नियम, निर्वात में हो यदि आवेश तो F0 से दर्शाते हैं बल को, और यदि आवेश किसी माध्यम में स्थित हो तो Fm से दर्शाते हैं। तो परावैद्युतांक क्या होता है, निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल F0 तथा माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाले बल Fm का अनुपात ही क्या कहलाता है, परावैद्युतांक। और परावैद्युतांक को हम दर्शाते हैं कैसे, किससे दर्शाते हैं, कैसे, या इसको एप्सिलॉन। परावैद्युतांक को निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं हम। परावैद्युतांक को क्या कहते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता। जैसे एक तो हमने निर्वात की विद्युतशीलता पढ़ी, एक माध्यम की विद्युतशीलता पढ़ी, और एक होती है निरपेक्ष विद्युतशीलता। परावैद्युतांक, या मैं लिख ही देता हूं, निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो इसको के से या एप्सिलॉन आर से भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, परावैद्युतांक या निरपेक्ष विद्युतशीलता की,
निर्वात में रखे स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा माध्यम में रखे स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का अनुपात ही क्या कहलाता है? परावैद्युतांक या निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाता है। अब इसमें हम मान रख के देख लेते हैं। देखो माध्यम में निर्वात में रखे आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या आया था हमारे पास? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², यही आया था। माध्यम में रखे आवेशों के मध्य लगने वाला बल 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R², यही आया था ना, बराबर K या εr भी लिख सकते हैं। ये तो कौन सा बल आया था? कूलाम का बल पढ़ा था अभी हमने इससे पहले। तो कूलाम का बल निर्वात के लिए तो आया था और माध्यम के लिए ये आया था। अभी इनको काट देंगे, आपस में कट जाएंगे, 4π से 4π कट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ε/ε0 बराबर εr। इस आधार पर भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो किसकी विद्युतशीलता है? माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात ही क्या कहलाता है? निरपेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, इस आधार पर अभी हम परावैद्युतांक को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा ये परावैद्युतांक खत्म हो गया। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, और ये सदिश निरूपण पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। अंडरस्टैंड? बाय।